am Ramakant Gautam, Assistant Professor at Biani Girls College, Department of Visual Art. Welcome you all from the behalf of Guru KPO. Today I am going to discuss about the topic of art, its classification, its definition and its meaning. So we are discussing about the topic of art. कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कला का क्या इतिहास है, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। बेसिकली विजुअल आर्ट के बच्चों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कला की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कला की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति के साथ हुई है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में जब भी जन्म लिया, वो अपने आप की अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किन्हीं किन्हीं माध्यमों को उसने सेलेक्ट किया। उन माध्यमों में चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला ये माध्यम थे। शुरुआत में जब वह प्रकृति में गुफाओं में रहता था तो वो अपने जीवन में जो भी करता था या उसकी जो भावनाएं थी उन भावनाओं को उसने गुफाओं में अभिव्यक्त किया, गुफाओं में चित्र बनाकर अभिव्यक्त किया। तो इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक जो कला की परिभाषाएं निर्धारित हुई उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हम चित्र बनाते हैं वो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने भी अपनी अपनी कला की कई परिभाषाएं दी, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर ने सत्यम शिवम सुंदरम की अभिकल्पना को ही कला माना। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेटो की, जो कि पाश्चात्य विद्वान है। इन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। प्लेटो का मानना है कि ईश्वर की बनाई हुई कृति का ही हम अनुसरण कर सकते हैं। हम ईश्वर नहीं है, हम उसकी अनुकृति का अनुकरण कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो के अनुसार सत्य की अनुकृति ही कला है। अरस्तु ने कला प्रकृति के सौंदर्य में अनुभवों का अनुकरण माना है। और कई विद्वानों ने कला की अपनी अपनी परिभाषा दी, जिसमें बामगार्टन है, टॉलस्टॉय है, हर्बर्ट रीड है, हीगेल है, भोलानाथ तिवारी है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इन विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। तो सारतः यही आता है कि मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति ही कला है। अब हम बात करते हैं कला शब्द के अर्थ की। चूंकि कला शब्द लैटिन भाषा के आर्स शब्द से बना है ARS, जिसका अर्थ है शिल्प यानी कि क्राफ्ट, और या हम कह सकते हैं नैपुण्य विशेष, यानी कि किसी भी चीज में दक्षता हासिल करना ही एक कला है। कलाओं के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो कई विद्वानों का मानना है कि कलाओं का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि शास्त्रों में कई प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया। 64 प्रकार की कलाएं बताई गई है। उसके अलावा भी और भी कई शास्त्रों में अलग अलग कलाओं का वर्गीकरण किया गया है। फिर भी उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। और दो प्रकार की कलाएं मानी गई है, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कलाओं का संबंध भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है और ललित कलाओं का संबंध मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है, जिसके अंतर्गत हम यूँ कह सकते हैं कि सौंदर्य बोध या आध्यात्मिक चेतना ही ललित कलाओं के अंतर्गत व्यक्त की जाती है। उपयोगी कलाओं के अंतर्गत हम काष्ठ कला, स्वर्णकारी, दस्तकारी को ले सकते हैं। और ललित कलाओं के अंतर्गत हम काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला को लेते हैं। अब हम बात करते हैं उपयोगी कला और ललित कला। अब हम बात करते हैं हीगेल के विभाजन की। हीगेल ने कलाओं का विभाजन दो आधार पर किया, दृश्य और श्रव्य, यानी कि जिन्हें हम देख सकते हैं वो दृश्य कलाओं के अंतर्गत रखा और जिन्हें हम सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य कलाओं के अंतर्गत रखा। यानी कि हीगेल का जो वर्गीकरण था वो दो प्रकार का था, दृश्य कलाएं एवं श्रव्य कलाएं। उसी को आगे चलकर अंततः जो ललित कलाओं का जो वर्गीकरण किया गया वो इस प्रकार है: दृश्य कलाएं और प्रदर्शनकारी कलाएं, विजुअल आर्ट एवं परफॉर्मिंग आर्ट। दृश्य कलाओं के अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला आती है, और प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत काव्य कला, संगीत कला, नृत्य व नाट्य कला आती है। जब हम बात करते हैं चित्रकला की, तो चित्रकला की परिभाषा क्या है, चित्रकला का क्या इतिहास है, तो किसी भी सतह पर
रंग आकार रंग या रेखा के द्वारा कोई आकार का आभास कराना ही चित्रकला है, जिसमें हम कागज़, कपड़ा, रंग ब्रश आदि का यूज करते हैं। चित्रकला के प्राचीन इतिहास को हम देखें तो चित्रकला 3 प्रकार का हमें इतिहास मिलता है, भित्ति चित्र, पट चित्र और फलक चित्र के रूप में। और जो चित्रकला का प्रारंभ है वो आरेखन से होता है, यानी कि ड्राइंग से होता है, जो कि हमें प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में देखने को मिलता है। यानी कि रेखाओं से लेकर रंग तक की जो हमारी यात्रा है वो चित्रकला के माध्यम से चली आ रही है। दूसरा है मूर्तिकला, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न माध्यमों में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगर विभिन्न माध्यमों में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। उन माध्यमों में पत्थर है, लकड़ी है, धातु है आदि माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न शास्त्रों में प्रतिमाओं के मान, गुण, दोष, आसन, अलंकरण, परिधान आदि के नियम निर्धारित किए गए, जो कि हमें शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। और इसका प्रायोजन धार्मिक, स्मारक और अलंकरण, इन 3 रूप में मूर्तिकला का प्रायोजन हमें देखने को मिलता है। तीसरी है आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। वास्तुकला जिसमें वास्तु शब्द वस धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है निवास करना। यानी कि मनुष्य जिस घर में या जहाँ पर भी मनुष्य रहता है उसे वास्तुकला के अंतर्गत लिया जाता है। वास्तुकला में मंदिर आ गए, भवन आ गए आदि। मंदिर की जो परिकल्पना की गई वो मनुष्य के शरीर से की गई। मनुष्य का जैसा शरीर है उसी प्रकार मंदिर की कल्पना भी की गई है। शुक्र नीति सार, सूत्रधार मंडन, सम्रांगण सूत्रधार, मानसार, वास्तु रत्नावली आदि वास्तुकला के और मूर्तिकला के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें कि हमें इनके नियम देखने को मिलते हैं। मूलतः वास्तु की शैलियाँ 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। इन तीनों शैलियों के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रदर्शनकारी कलाओं की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की, जिसके अंतर्गत आती है काव्य कला यानी कि पोइट्री। इसका वास्तविक आधार जो होता है शब्द होता है, जिसके माध्यम से हम वाचक और लक्षक व्यंजनों के आधार पर हम इसको अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि शब्द ही काव्य कला में प्रमुख आधार है। दूसरा आता है संगीत कला। संगीत क्या है? गीत और वाद्य का समावेश ही संगीत है, जो 7 स्वरों सारे गामा पधनी से मिलकर बना है। इन 7 स्वरों के आधार पर ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। संगीत के विभिन्न प्रस्तुति इन स्वरों के आधार पर ही दी जाती है। तीसरा है नृत्य व नाट्य कला। नृत्य व नाट्य कला का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसमें नाट्यशास्त्र संबंधी विभिन्न नियमों का उल्लेख किया गया है। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत वाक्यार्थ की जो प्रतीति है वो अभिनय के माध्यम से की जाती है, और जो 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक के अंतर्गत हम अंगों के द्वारा, प्रत्यंग के द्वारा हम अपनी भावनाओं के अभिव्यक्त करते हैं। वाचिक के वाणी के द्वारा, भाषा के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। आहार्य के अंतर्गत हम आहार, केयूर, अपनी वेशभूषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। और सात्विक के अंतर्गत हम अपने भावों के द्वारा ही अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukepio.com. Thank you.